नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, एमपी पीएससी से हमारी मांगों के लिए लगातार महा आंदोलन जारी है। दोस्तों, कभी आप इंदौर में रहते हैं तो आप ऑफलाइन जाकर या फिजिकल रूप से वहां पर प्रेजेंट होकर महा आंदोलन को जरूर सपोर्ट करें। कभी आप फिजिकल रूप से वहां पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अपना सपोर्ट जरूर दें। हम कल वहाँ पर सभी हमारी टीम उपस्थित हुई थी। उसके बाद हमने वहाँ पर आंदोलन को सपोर्ट किया। हम लगातार आंदोलन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी बच्चों से निवेदन है, कभी आप ऑफलाइन या फिजिकल रूप से आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसा आप सभी को पता है, हमारी एमपीपीएससी से 5-6 मांगे हैं कि हमारी कॉपी आप दिखाइए, साथ साथ रिजल्ट को टाइम पे जारी कीजिए और जो एमपीपीएससी 2025 है उसमें 700 प्लस वैकेंसीज हमको दीजिए। तो यही कोई डिमांड है जो हमारे भविष्य को भी निर्धारित करती है। कभी एमपीपीएससी समय पर टाइम टेबल जारी करेगा, समय पर वैकेंसीज निकालेगा तो हम लगातार पढ़ते रहेंगे और हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो दोस्तों, इस महा आंदोलन को आपको सपोर्ट करना है। हम भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। बच्चों का एक विश्वास है, उसके लिए हमें पढ़ाना पड़ता है। उसके लिए बस डेली क्लास हम लगा रहे हैं, बाकी कोई हमारा वो नहीं है कि आपकी पढ़ाई भी रुके। तो मेरा यही मानना है कि पढ़ते भी रहिए, साथ साथ आंदोलन आप ही के लिए किया जा रहा है, तो आपको इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। तो भैया, ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं, फिजिकल रूप से नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरा यही मानना है सोशल मीडिया पर इसे सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। इसमें कोई टीचर का फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है। कभी 700 प्लस वैकेंसीज एमपीपीएससी में आती हैं तो आप समझिए आपका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे। कंटिन्यू कभी एमपीपीएससी वैकेंसी देगा तो वहाँ सभी हमारे लिए क्या होने वाला है, फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है कि जो आंदोलन चल रहा है, महा आंदोलन चल रहा है, आप सभी को पता है, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आइए और इसे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, कभी यहाँ नहीं आ पाते हैं तो अपने लोकल में कभी आपकी एमपीपीएससी की 10-15 स्टूडेंट की टीम है तो भैया आप जाकर थाने में या एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं कि साहब हमारी मांगे पूरी करो। क्योंकि आंदोलन थोड़ा अच्छा होगा, हमें शांति से ही आंदोलन करना है, हमें उग्र नहीं होना है। हमें हमारे राइट्स पता है, हमें आर्टिकल 19 का सहारा लेके शांति से आंदोलन करना है। और शांति से आंदोलन से हमारी कुछ मांगे हैं जो एमपीपीएससी से हमें चाहिए। वहाँ एमपीपीएससी जब तक लिखित रूप में नहीं दे देगा, हमें मांगे लगातार जारी रखना है। ठीक है, तो दोस्तों, जो यहाँ महा आंदोलन चल रहा है उसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए। हम भी सपोर्ट कर रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, हम भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं शाम को। बाई चांस लोग बाग हमें नहीं पहचान पा रहे हैं, वो बात अलग होगी, परंतु हम वहाँ पर उपस्थित होते हैं, हमारी टीम वहाँ पर उपस्थित होती है। डेली हमारे सर, हम डेली वहाँ पर जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, कभी आप इसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं, ऑफलाइन मोड पे भी जाके आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, जिसमें हमारा सबसे पहले लेक्चर नंबर 31 के हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण आप सभी को पता है 1970 में किया गया था। दूसरा प्रश्न था, मध्य प्रदेश के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो प्रहलाद सिंह पटेल। कौन भैया? प्रहलाद सिंह पटेल हमारे कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, तो दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर 2011-12 के आधार वर्ष पर प्रति व्यक्ति आय क्या है। यानी वह क्या कहना चाह रहा है कि मध्य प्रदेश की भैया प्रति व्यक्ति आय बता दो, और मुझे जानना है स्थिर भावों पर। ठीक है, अब स्थिर भाव और प्रचलित भाव, दो भावों पर हमें क्या रखनी पड़ती है, आय हमें याद रखनी पड़ती है। और यहाँ भैया एडीपीओ के पेपर में पूछा गया था, जो कि एमपीपीएससी ने आयोजित किया था। अब यहाँ पर क्या 2021-22 की बात कर रहे हैं, हम 2023 की याद करेंगे। किसकी? 2023-24 में जो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके आधार पर हम हमारी आय याद रखने वाले हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो देखो भैया, दो भाव होते हैं, एक होते हैं स्थिर भाव और एक होता है प्रचलित भाव। स्थिर भाव यानी
एक इनने बेस ईयर बना लिया और बेस ईयर के आधार पर हमें बताना है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय क्या है। जैसे कि बेस ईयर इन्होंने बना लिया 2011-12। प्रचलित आय क्या होती है, जो हमारी वर्तमान में रेट है, वर्तमान में जीडीपी दर है, उसके आधार पर हमें प्रति व्यक्ति आय बताना होती है। तो आपको दोनों याद रखना है। तो देखो मैं बता देता हूँ कि स्थिर भाव पर जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है वहाँ है 66,441, ठीक है। और प्रचलित भाव पर क्या है, 1,42,565 रुपये। तो भैया यह सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वर्तमान में। तो दोनों का आपको 2023-24 के आधार पर याद रखना है कि 66,441 हमारे स्थिर भाव पर है और प्रचलित भाव पर 1,42,565 है। और जो भैया 2021-22 में थी वहाँ थी 63,345। तो आप इस आंकड़े को याद ना करते हुए इस आंकड़े को याद रखिए, क्योंकि यहीं से आपके क्या होगा, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भैया आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो इसका एक ही उद्देश्य था कि जो विकासखंड होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भी विकासखंड है, तो वह उन विकासखंडों में इंसानों को, यानी जो व्यक्ति होते हैं, उनको हमें हर प्रकार की सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रदान करना है। जैसे पेयजल की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो, बिजली की आपूर्ति उन्हें टाइम से हो रही हो, उनके लिए शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था हो। तो इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2018 में आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश में यह प्रोग्राम, ठीक है, कब शुरू होता है? तो वर्ष 2018 में यह प्रोग्राम मध्य प्रदेश में भी शुरू हो जाता है। यह प्रोग्राम भारत के 27 जिलों में, कितने, भारत के 27 जिलों में शुरू किया जाता है 2018 में। आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में कब? 2018 में शुरू होता है। तो देखिए दिसंबर 2023 में आकांक्षी जिला रैंकिंग प्रदान की गई थी, जिसके तहत आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम के तहत रैंकिंग प्रदान की गई थी, जिसके तहत धार जिले की एक विकासखंड है तिरला विकासखंड। कौन सा? धार जिले का एक विकासखंड है तिरला विकासखंड, उसे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान दिया गया था। कौन सा स्थान दिया गया था? प्रथम स्थान दिया गया था। तो आपको याद रखना है। तो विकासखंड प्रोग्राम कब? 2018 में शुरू हुआ था। भारत के 27 जिलों में चलाया जा रहा है। भारत में भी 2018 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2023 में धार की तिरला विकासखंड को मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम के तहत, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है? तो देखिए इसकी हम बात करते हैं तो लगभग 32% हमें क्या देखने को मिलता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में हिस्सा देखने को मिलता है। तो ये तो रही भैया 2021-22 की बात। और अभी हम वर्तमान में बात करते हैं तो 35% से अधिक हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्या है? हिस्सा है हमारी जीडीपी में। आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र से 47% का योगदान है मध्य प्रदेश की जीडीपी में। कितना? 47% का योगदान है मध्य प्रदेश की जीडीपी में वर्तमान में कृषि क्षेत्र से, यानी प्राथमिक क्षेत्र से। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक 2001 से लेकर 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों कितनी बार मैंने वृद्धि दर पढ़ा दिया है। कभी आपने यह टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप YouTube पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है, वहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं तो एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर लीजिए। 1999 उसकी आपको प्राइस बताएगा। आप DC सर नामक कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा तो वहाँ आपको 1499 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, पढ़ने में कोई हमारा हर्ज नहीं है। कभी पढ़ना चाहते हैं तो 1499 भी ज़्यादा नहीं है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर की वह बात कर रहा है तो हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 में वह कितनी थी? 20.3 थी। यानी 2001 में मान लो कि 100 लोग हमारे यहाँ रहते थे तो 2011 में हमारे यहाँ कितने लोग रहने लगे? तो लगभग 120 लोग मध्य प्रदेश में निवासरत हो गए, यानी 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो यही यहाँ पर पूछा गया था कितनी वृद्धि हुई? तो 20.3% की वृद्धि हुई थी। अब देखो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, साथ साथ शहरी क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई, यह भी आंकड़े हम देख लेते हैं क्योंकि पीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्धि दर थी वह थी 18.40%, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में हम बात करते हैं तो 25.7% शहरी क्षेत्रों में वृद्धि थी। तो यह दोनों आंकड़े भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई? तो सर्वाधिक वृद्धि सर हुई थी इंदौर जिले में,
लगभग 32.7% जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी है। और सबसे कम जहाँ पर वृद्धि हुई थी वहाँ था अनूपपुर जिला, और वहाँ की जो वृद्धि दर थी वहाँ कितनी थी, 12.3%। तो इन सभी आंकड़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उज्जवन जनजातीय संस्कार है। तो देखिए, उज्जवन का एमपीपीएससी ने पूछा था कि उज्जवन कौन सा जनजातीय संस्कार है। तो उज्जवन जो होता है वह मुख्य रूप से दाह संस्कार है। क्या है, दाह संस्कार है। तो देखिए, कुछ दाह संस्कार आपको याद रखना है, जैसे सिंडोली प्रथा। कौन सी, सिंडोली प्रथा एमपीपीएससी ने पूछा है किस जनजाति में चलती, कोरकू जनजाति में चलती, या किससे, दाह संस्कार से संबंधित है। फिर एक और प्रथा आपको याद रखनी है, धारी संस्कार। तो धारी संस्कार आपको याद रखना है, सहरिया जनजाति में चलती है। तो यहाँ क्या है, प्रमुख दाह संस्कार पद्धतियाँ हैं जो जनजातियों में चलती हैं। तो आपको याद रखना है ये तीनों, कि उज्जवन भी क्या है, एक प्रकार का दाह संस्कार है। सिंडोली कोरकू में चलने वाली एक दाह संस्कार प्रथा है। सहरिया में चलती है धारी दह संस्कार प्रथा। अब अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो भैया ओनली 99 रुपये में आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 एफएलटी मिलेंगी और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। यानी कुल 35 टेस्ट ओनली 99 रुपये में आपको मिल रहे हैं। कभी इसे ज्वाइन करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लो और यहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। और हमारी एक और टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें 14,000 प्लस MCQ आपके लिए प्रैक्टिस फॉर्मेट में दिए जाएंगे, वहाँ ओनली 299 में आपको मिल रही है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो 99 वाले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप ऑफलाइन मोड पर इसे निकलाकर भी इस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या जो हमारी एप्लीकेशन है PSC बाय DC सर, उसके हेल्प सेंटर में जाकर भी आप कुछ भी प्रश्न इससे रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ शेड्यूल है। 8 टेस्ट हो चुके हैं, कल हमारा नवा टेस्ट है भारत का भूगोल। तो भैया इसके लिए तैयार हो जाना, पढ़ के रखना भारत का भूगोल। कहाँ से प्रश्न आएगा, सब प्रश्न पूछे जाएंगे, अल नीनो ला नीनो से, तूफान से, हर एक टॉपिक इसमें कवर किया गया है। तो आपको तैयार रहना है कल के टेस्ट के लिए। कल 11 बजे आपके लिए लाइव टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो सर यहाँ सभी कोयला क्षेत्र हमें यहाँ पता है, पर सबसे प्रमुख जो कोयला क्षेत्र है हमारे यहाँ सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और इसका विस्तार हमें शहडोल, मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ जो है राज्य, उसमें हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में इसमें कुछ प्रमुख खाने हमें देखने को मिलते हैं। आप पहले भी बता चुके हैं, धनपुरी की खान बताई थी मैंने आपको। धनपुरी के बाद आपको कोटमा की खान मिलती है। कोटमा के बाद आपको बुडार की खान मैंने बताई थी। बुडार के बाद मैंने रामनगर की खान आपको बताई है। रामनगर के बाद भद्रा की खान बताई थी। जमुना की खान बताई है। पाली की खान बताई है और अमलाई की खान भी मैंने आपको बताई थी। तो ये सभी कोयला खदान कहाँ पर पड़ती है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र में पड़ती है। जोहिला कोयला क्षेत्र उमरिया जिले में पड़ता है, आप सभी को पता है। ठीक है, फिर गुरमुंड जो है वह छिंदवाड़ा के समथिंग पड़ता है, छिंदवाड़ा में, जो कि पेंच कोयला क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। पाथरखेड़ा आप सभी को पता है, बैतूल के सारणी के निकट पड़ता है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र। इस पर भी हम बहुत विस्तार में बात कर चुके हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का सबसे जो प्रमुख कोयला क्षेत्र है वहाँ है शहडोल। क्यों, सोहागपुर, सॉरी, क्यों, क्योंकि वहाँ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, आप सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से हमें मिलता है। यहाँ हमारे 2 क्षेत्रों में बांटा गया है, मध्य भारत और कौन सा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। अब टोंस नहीं है, बरगी नहीं है, तवा नहीं है, पेंच नहीं है। क्यों, क्योंकि बाणसागर जल विद्युत परियोजना किस पर बनी हुई है। तो सर सोन नदी पर बनी हुई है। किस पर, सोन नदी पर बनी हुई है। 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा इसका क्या किया गया था, आधारशिला रखी गई थी। और 2004-05 में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन किया गया था। यह परियोजना जो है हमारा शहडोल जिले के देवलोंद नामक गांव पर या इसका एक डैम बना हुआ है।
ठीक है, इसलिए इसे देवलोंद परियोजना भी कहते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, संयुक्त परियोजना है। और इसमें पानी का बंटवारा कैसे होता है, 2:1:1 में इसमें होता है। तो यह क्या भैया, सोन नदी पर बनी हुई है, आपको याद रखना है, बाणसागर जल विद्युत परियोजना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कितनी बार बताया है कि सतपुड़ा जो तापीय विद्युत केंद्र है वह बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर स्थित है, बताया था। और मैं डेली आपको बता रहा हूँ कि अब क्या जिले के नाम नहीं पूछ रहा है, कहाँ पर वह स्थित है यहाँ पूछा जा रहा है। 1963 में इसका कार्यक्रम मतलब यह बनना स्टार्ट होता है और 1967 में यह बनकर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसकी क्षमता होती थी 1320 मेगावाट। यह अमेरिका देश की सहायता से बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। इन सभी के ऊपर मैं बार बार आपको बता चुका हूँ और आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो कहाँ पर है सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र? तो सारणी जिले में स्थित है। इसके निकट ही पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है। अब चचाई में कौन सा है? तो चचाई में सर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है, अनूपपुर जिले में। बीरसिंहपुर में कौन सा है? तो बीरसिंहपुर में सर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, यह भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो कि उमरिया में पड़ता है। फिर डोंगलिया मैंने आपको बताया था, खंडवा जिले के डोंगलिया नामक गांव पर बनाया गया है, जो कि वर्तमान में क्या है, स्टार्ट नहीं है, इसलिए इसे गिनते नहीं है, परंतु इन सभी को आपको याद रखना है। और सारणी किस जिले में है? तो सर बैतूल जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है इन सभी के बारे में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो, बॉक्साइट अनूपपुर में होता है, हाँ सर होता है। कटनी अनूपपुर में होता है, बिल्कुल सही है। तांबा बालाघाट में होता है, सर बिल्कुल सही है। और तांबा की यहाँ पर सबसे बड़ी खान मलाज खंड स्थित है, ठीक है। फिर हीरा पन्ना में होता है, हाँ सर बिल्कुल सही है। हीरा कहाँ पर होता है? पन्ना छतरपुर जिले में हमें देखने को मिलता है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में। पर मैग्नीज दमोह में होता है। सर दमोह में तो आपने बताई थी विंध्यन क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं, और विंध्यन क्रम की चट्टानों से आपने बताया था क्या होता है, मेनली घर बनाने की सामग्री हमें मिलती है, यह मैंने बताया था। तो भैया दमोह में मैग्नीज मिल ही नहीं सकता है। मैग्नीज किस में? तो सर धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से मिलता है। और यहाँ मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा वाले ज़िले में, छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा था। तो दमोह में विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, जिससे हमें घर बनाने की सामग्री मिलती है, जैसे चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का भी लिखा रहता दमोह में, तो हम राइट आंसर लगा देते कि चूना पत्थर हाँ दमोह में मिलता होगा। पर मैग्नीज कहाँ पर मिलता है? बालाघाट में। और मैग्नीज की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुखी खान कौन सी है? भरवेली खान है। तो बाकायदा रिवीजन हो रहा होगा और सब कुछ लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धसान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो धसान और बीना कितनी बार बताया कि दोनों नदियां किसकी सहायक नदी हैं? बेतवा नदी की सहायक नदी है। तो आ जाओ बेतवा नदी एक बार हम देख लेते हैं। तो बेतवा नदी सबसे पहले तो आप सभी को पता है किसकी सहायक नदी है? तो सर यह यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी रायसेन के कुमरा नामक गांव से निकलती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से यह नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यह बहती हुई सागर वगैरह से निवाड़ी जिले के ओरछा से होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ, सबसे पहली है धसान जो कि रायसेन से निकलती है। फिर दूसरी है बीना जो कि सागर में आके इसमें मिलती है। और एक है इसकी हलाली नदी। ये तीन नदी इसकी प्रमुख रूप से सहायक नदी आपको याद रखना है। और एक और याद रख लेना, जामनी नदी। ये 4-5 इसकी सहायक नदियां हैं। अब धसान नदी के ऊपर आप सभी को पता है रायसेन में धसान परियोजना चल रही है। बीना नदी के ऊपर सागर जिले में बीना परियोजना चल रही है। और साथ ही इस नदी के ऊपर भालकुंड जलप्रपात स्थित है, ठीक है। डेली प्रश्न आ रहा है। हलाली के ऊपर आप सभी को पता है विदिशा जिले में सम्राट अशोक सागर परियोजना या हलाली परियोजना जिसे हम बोलते हैं, तो वह परियोजना स्थित है कहाँ पर? हलाली नदी के ऊपर विदिशा जिले में। तो इन सभी को आपको याद रखना है। फिर आप चले जाओगे बेतवा नदी पर एक परियोजना मिलती है राजघाट परियोजना, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इन सभी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। माही नदी धार जिले से निकलती है। माही नदी तंत्र हमारे यहाँ अलग है। ताप्ती नदी आप सभी को पता है बैतूल जिले से निकलती है, जिसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को स्वर्ण बाहु के नाम से जाना जाता है। और यह अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, अमरकंटक अनूपपुर से, ठीक है। तो आपको याद रखना है सभी पॉइंट। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा है? कितनी बार बता दिया है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है? तो वह होती है भैया भिंड जिले में।
कहाँ पर होती है? भिंड जिले में 55 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी नर्मदापुरम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो इन सभी को याद रखना है। पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर आते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है, और दक्षिण से लेकर उत्तर में भी जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी होती है। इन सभी पॉइंट को मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है भैया कि जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? अपन डेली पढ़ रहे हैं इसे, 3 से 4 बार मैंने इसे सॉल्व करा दिया है कि दूसरी ग्रीष्म ऋतु हमारे यहाँ कब आती है। तो आप सभी को पता है कि दूसरी ग्रीष्म ऋतु सर सितंबर अक्टूबर में आती है। ठीक है। तो आपको याद रखना है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है, जिसे रेगुर और कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसलिए यह कहाँ पर मिलती है? पश्चिमी क्षेत्र में आप सभी को पता है मालवा का पठार स्थित है। तो मालवा के पठार में हमें कौन सी काली मृदा देखने को मिलती है? याद रखना, उसे रेगुर और कपासी मृदा भी बोलते हैं। बघेलखंड के पठार में हमें लाल पीली मृदा मिलती है, यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में हमें कौन सी मृदा देखने को मिलती है? लाल पीली मृदा देखने को मिलती है। रीवा के पठार में भी आप जाओगे तो आपको लाल पीली मृदा ही देखने को मिलेगी। विंध्यन के कगारी क्षेत्र में आपको मिश्रित मृदा भी देखने को मिलती है, और साथ साथ कौन सी? लाल पीली मृदा भी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार में आप सभी को पता है आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। कौन सी? जलोढ़ मृदा देखने को मिलने वाली है। ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी स्थित है? भैया कितनी बार बता दिया यार। सतपुड़ा है। सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है। सर पहला होता है मैकाल, जो सबसे पूर्व में है। मध्य में पड़ता है सर आपने बताया था कौन सा? महादेव श्रेणी। और पश्चिम में हमें पड़ता है महादेवी नहीं, महादेव। और पश्चिम में हमें पड़ता है राजपीपला श्रेणी। अब आने वाले समय में आपसे पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र पर सतपुड़ा श्रेणी की पश्चिमी सीमा पर कौन सी श्रेणी पड़ती है? तो आपको बताना है राजपीपला। मध्य की पढ़ लेगा तो आपको बताना है महादेव। पूर्व में पूछता है तो मैकाल। तो मैकाल क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पर आता है कि कैमूर श्रेणी। तो कैमूर श्रेणी सर रीवा जो है, और जो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसका पूर्वी भाग है। कौन सा? कैमूर, जो कि रीवा पन्ना के क्षेत्र में पड़ता है। रीवा और सतना, सीधी इन वाले क्षेत्र में पड़ता है। भांडेर उसका मध्य भाग है, जो कि सागर दमोह वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों को भी आपको याद रख लेना है। सतपुड़ा से पूछा गया है तो विंध्याचल से भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वित को कितनी सहायता दी जाती है? कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? यानी उसका सीधा सा पूछना है कि कितने बच्चों के जन्म तक यह सहायता प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले इस योजना के बारे में आप याद रख लो कि यह योजना 1 अप्रैल 2018 में शुरू होती है, और इस योजना के तहत जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनकी जो महिलाएं होती हैं, कभी वह प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान या उसके बाद उन्हें क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है, जिससे क्या वह अपना पोषण स्तर में सुधार कर सकें। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2018 को यह योजना चलाई थी, और इस योजना के तहत महिलाओं को कितने दिए जाते हैं? 16,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 16,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और यह योजना केवल 2 बच्चों तक सीमित है। कभी आप 2 बच्चे पैदा करेंगे तभी तक यह योजना की आपको क्या दी जाएगी? सहायता दी जाएगी। कभी आप 2 से अधिक करते हैं तो आपको क्या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। तो अधिकतम 2 बच्चे जीवित जन्म के लिए यह योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदाय में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? तो देखो सिकल सेल एनीमिया, हाँ बिल्कुल सही। थैलेसीमिया सर खून से संबंधित है। हीमोग्लोबिनोपैथिस जो भी किससे? रक्त से संबंधित है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वह रक्त से संबंधित विकार है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी रक्त की लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वह कैसी है? गोल आकार या अंडाकार आकार में होती हैं। तो इनका आकार कैसा? हंसिए का रूप का हो जाता है। कैसे? आपने हंसिया देखा होगा आपके घर में, जिससे पहले किसान वर्ग होगा तो उसे पता होगा हंसिया क्या होता है।
ऐसा कुछ होता, दरांती कहीं कहीं पे बोली जाती है। तो दरांती या हंसिए के प्रकार की वहाँ क्या हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी में वहाँ रक्त आसानी से पहुँचने में बहुत परेशानी होती है। तो यही क्या होता है, सिकल सेल। सिकल का मतलब ही क्या होता है, हंसिया होता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथीज, इन तीन ही के जागरूकता प्रसार के लिए सिकल सेल अभियान चलाया जा रहा है। तो उपयुक्त सभी सिकल सेल अभियान की हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है 2023 में शहडोल जिले से यह शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था कि 2023-24 से लेके 2025-26 तक हम 7 करोड़ लोगों का सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया की टेस्टिंग कर लेंगे। और यह योजना आप सभी को याद रखना है कि 17 जिलों में चलाया जा रहा है यह अभियान। तो इन सभी आंकड़ों को आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? तो सर परिक्रमा आपने बताई थी, तिलिस्म भी आपने बताई थी, फिर दूसरी सतह भी आपने बताई थी, फिर आपने बताई थी एक था गधा, अंधों का हाथी बताई थी, फिर मैंने आपको बताई थी कि जीप पर सवार इल्लियाँ। ये सभी किसकी, शरद जोशी की रचना है। शरद जोशी कहाँ से संबंधित है? तो उज्जैन जिले से संबंधित है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो सर यहाँ युग चरण किसकी रचना है? तो युग चरण है माखन लाल चतुर्वेदी की। ठीक है, तो यहाँ पर संबंधित नहीं है पूछा था, तो राइट आंसर हो जाता है डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लोहा शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो भैया लोहा शिल्प का आप सभी को पता है, आग से कौन खेलता है? जिसे लोहे का काम आता है। तो लोहे का काम करने वाली अगरिया जनजाति मुख्य रूप से लोहा शिल्प में मानी जाती है। यह अगरिया जनजाति जो है वह गोंड जनजाति की क्या है, एक उपजाति है। ठीक है, तो यह भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदिवासियों की बोलियों के संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने के लिए सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? तो देखो भैया, आदिवासियों के लिए एक रेडियो चलाया था जिसमें हम क्या करते थे, मध्य प्रदेश सरकार क्या करती थी कि जनजातियों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करती थी। तो उसके तहत वान्या रेडियो स्टेशन खोला गया था। यह अधिकतर जनजातीय यहाँ पर श्योपुर, अलीराजपुर आदि स्थानों पर यह स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अवध किशोर जाड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो अवध किशोर जाड़िया को भैया 2023 में क्या दिया गया था, पद्मश्री प्रदान किया गया था कला के क्षेत्र में। जो अवध किशोर जी जाड़िया हैं वह कहाँ से हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ से हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस बात को आपको याद रखना है, इन्हें 2022 में दिया गया था, 2022 में इन्हें क्या दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनका जन्म यह कहाँ से, छतरपुर जिले से यह संबंधित है। तो साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था, यहाँ पर आप सही कर लेना, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। यह बुंदेली साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं जो कि ब्रज भाषा में मुख्य रूप से अपनी कृतियाँ लिखते हैं। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था, कला के क्षेत्र में नहीं दिया गया था, याद रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं। पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन मिलता है? तो भैया पद्मावती सर आपने बताई थी। ठीक है, तो देखो पद्मावत ग्रंथ जो है उसमें जावारा, कौन सा, जवारा लोक नृत्य का हमें वर्णन देखने को मिलता है। और जवारा जो लोक नृत्य वह कहाँ का, बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और यह मेनली कृषि से संबंधित है। जब कृषि अच्छी होती है या कृषि का रोपण करते हैं, काटते हैं, उस दौरान जवारा नृत्य किया जाता है। फिर यहाँ पर सेरा लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था सेला, जो कि गोंड जनजाति का एक नृत्य है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मा भी गोंड जनजाति का नृत्य है। राई आप सभी को पता है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। ठीक है, सभी कुछ समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चोरागढ़ की लूट का वर्णन किया गया है? तो देखो रानी दुर्गावती किससे लड़ी थी? तो रानी दुर्गावती सर अकबर से लड़ी थी, अकबर की सेना से 1564 में। ठीक है, तो 1564 में अकबर के काल में सर हमें एक लेखक मिलता है, अबुल फजल। कौन? अबुल फजल, जिसके द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। तो जो अबुल फजल की आईने अकबरी है उसी में चोरागढ़ की लूट का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलने से पहले लाइव कोर्स का बता देता हूँ। 1499 में आपको मात्र मिल रहा है, आपको जो कोड लगाना है उसमें DC सर लगा लेना है। 1999 आपको प्राइस बताएगा,
उसमें आप जाइएगा DC सर अप्लाई कूपन कोड कीजिएगा तो आपको मात्र 1499 में मिल जाएगा। यूनिट 2 और यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 9 यहाँ क्लासेस अभी वर्तमान में चल रही हैं। इनका डेमो देखना है तो आप देख सकते हैं और जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो भाई हमारी डिमांड क्या है, 700 प्लस वैकेंसीज हैं और 700 प्लस वैकेंसीज तो हम PSC से ला के रहेंगे। तो इन सभी जो 700 वैकेंसी है उसमें आपका नाम होगा, तो भैया इसके लिए यह कोर्स ज़रूर ज्वाइन करो। अब करंट अफेयर की हम बात कर लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो देखो 2023 में यह योजना आई अमृत भारत स्टेशन। इसका एक ही उद्देश्य था कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं छोटे बड़े, उन सभी पर हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना, यानी एक अच्छा रेलवे स्टेशन बना देना, यहाँ पर व्यक्ति परेशान ना हो, उसे सर्व सुविधा मिले, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा, सभी सुविधा मिले। तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। आपको याद रखना है, बहुत सारी जगह 34 मिलता है परंतु आपको 33 याद रखना है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। देश का पहला सोलार पावर स्टोरेज प्लांट किस जिले में लगाया गया था? तो यहाँ लगाया गया है मुरैना जिले में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से हॉकी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का हिस्सा थे? MPPSC की लैंग्वेज समझ में आ रही होगी आपको इस प्रश्न को देखकर कि हाँ सर, तो कौन थे पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का हिस्सा? तो सर उनका नाम था विवेक सागर, जो कि इटारसी नर्मदापुरम जिले से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये सभी आंकड़े आपको याद रखने। आज का लेक्चर मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ में मैं आपसे अभी वापस बोलूँगा कि जो MPPSC का महा आंदोलन चल रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं तो ऑफलाइन सपोर्ट कीजिए, पर सपोर्ट कीजिए। अब आपको 2 क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देके जाना है। हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? दूसरा है मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कभी आप आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं तो आज शाम को हम वापस आंदोलन स्थान पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।